लगाम तो है कांग्रेस पार्टी के हाथ में, और लगाम उन्होंने खींची हुई है। तो मैं बाबा साहब का जो दुनिया को बताऊंगा ना, तो बाबा साहब को वैसा बताऊंगा जैसा कांग्रेस बाबा साहब के बारे में समझता है। बसपा का भी जो वर्तमान स्थिति है पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में एक विधायक है, पूरे देश में एक सांसद है, और बसपा भी फिलहाल में भले ही राष्ट्रीय पार्टी हो लेकिन स्थिति काफी ज्यादा कमजोर है। उसके बावजूद बसपा हुक्मरान बनने की बात करती है। वो करती नहीं है, वो करके दिखाया है। अभी हम आज ये बात कह रहे हैं कि हम बनने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 4 बार हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पहली बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, और जिनके साथ गठबंधन किया उन्हीं का ही एक वोट से हमने सरकार गिराई। बाबा साहब 2 बार राज्यसभा सांसद बने, संविधान सभा में उनको भेजा गया। ये सभी के पीछे की देन कांग्रेस की। जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जो सबसे बड़ा अहित हुआ है, उस पूना पैक्ट से हुआ है। तो गांधी और कांग्रेस जिसने इतना बड़ा नुकसान कर दिया हो, और उसी समाज के लोग ये आज समझते हैं कि भाई हम उसमें कांग्रेस में जाकर के हम दलितों का हित या बहुजनों का हित कर लेंगे। वोट चोरी तो अभी भी जिसको लेकर राहुल गांधी फिर आवाज उठा रहे हैं, वोट चोरी हो रही है पूरे देश में। तो वोट चोरी हो रही है, तो भाई ये वोट चोरी का जो इंतजाम किया वो किसने किया? वोट चोरी का इंतजाम किसने किया था? जो ईवीएम मशीन को इस देश में लाने वाला कौन है? वो कांग्रेस ही तो है। जिस देश ने ईवीएम को बनाया, जिस देश ने ईवीएम पर विश्वास नहीं किया, जो बनाने वाला आदमी है वो आदमी उस पर विश्वास नहीं कर रहा है कि भाई ये मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, तो तुम ये कैसे, अगर तुम इसको देश में ला रहे हो। पेशाव बाबा साहब की विचारधारा पर इस वक्त लगातार सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी पर भी इस वक्त सोशल मीडिया पर सवालों का अंबार है। तमाम सवालों के जवाब को जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त आवेश जी है जो अपना परिचय देंगे, अपने बारे में बताएंगे, उसके बाद इस पूरी चर्चा को शुरू करते जी। बताइए सर, परिचय। जी बहुत बहुत धन्यवाद पराग जी। मेरा नाम आवेश कुमार है और मैं बागपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मैं एडवोकेट मतलब एलएलबी की पढ़ाई कर रहा हूँ, और मेरा अपना एक छोटा सा बिजनेस है, और मैं एक बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। कब से जुड़ाव है बसपा से? जुड़ाव जी कारण क्या रहा? जी एक्चुअली जब लॉकडाउन लगा था, हाँ। तो लॉकडाउन में हमें एक ब्रेक मिला। वो ब्रेक ऐसा था जिसने हमारी जीवन को ना एकदम परिवर्तन कर दिया, परिवर्तित कर दिया है। हाँ। क्या है कि भाई तब तक हम अपने रोजी रोटी कमाने में एकदम व्यस्त थे, और बहुजन समाज पार्टी को वोट हमारी फैमिली पहले से ही करती आई है। लेकिन ये नहीं पता था कि भाई बहुजन समाज पार्टी बस हम एक राजनीतिक पार्टी समझते थे। तो जब हम वहाँ रुके, घर पर एक ब्रेक मिला, और सब चीज़ आपस में बात करते थे कि भाई ये बीएसपी ये है, बाबा साहब ने ये किया, ज्योतिबा फुले ने ये किया। तो हमें ये समझ में आया कि भाई हमें तो इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। हमने पढ़ाई चाहे कितनी भी कर ली हो, लेकिन जब हम ये समझते हैं कि भाई इतने बड़े-बड़े हमारे महापुरुष हुए और उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारी बेहतरी के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया। तो अब उनकी बेहतरी, उनकी पूरे बलिदान की बदौलत हमें बेहतरी मिली। तो उनका जो बलिदान था, उनके अगेंस्ट में हम क्या कर रहे हैं? या तो हम उनकी दी हुई जो मलाई है, उसको खा कर के आराम से एन्जॉय करें, या फिर हमारी भी कोई ना कोई उनके प्रति कोई ज़िम्मेदारी बनती है। तो हमें ये बात समझ में आई कि भाई अगर ये जीवन मिला है, तो इस जीवन में जब हम हमारा लास्ट मोमेंट हो, तो इस लास्ट मोमेंट में जब हम ये महसूस करें, अपने पूरे जीवन को देखें, तो हमें भी अपने ऊपर ये गर्व महसूस हो कि हमने जीवन में कुछ ना कुछ किया। तो इस बदौलत कि जैसे आज हम उनके ऊपर गर्व महसूस करते हैं, अपने महापुरुषों के ऊपर आज हम गर्व महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए काम किया, ऐसे ही हम आने वाली जनरेशन के लिए काम करें, जिससे कि वो भी हमारे ऊपर गर्व महसूस कर सके। तो तब हमारे माइंड में ये बात आई, तो हमने फिर सर्च करना शुरू किया। भाई हमने लोगों को ढूँढना शुरू किया कि भाई कौन लोग हैं ऐसे जो इस मिशन मूवमेंट के बारे में जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो इस मिशन मूवमेंट को चलाने वाली हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो बहन जी को पढ़ना शुरू किया। तो जब बहन जी हमारे सामने हैं, वो सारी बातें हमें टाइम टू टाइम बताती हैं, तो उनसे हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिली। फिर बाकी हमने और बहुत सारे लोग हमें मिले। तो तब से हम इस मिशन मूवमेंट के अंदर थोड़ा-सा एक्टिव हैं।
तो आपने बताया है कि कैसे आप इस पूरी विचारधारा से जुड़े, लेकिन इस वक़्त इस विचारधारा को लेकर, इस पूरे मूवमेंट को लेकर जो कमज़ोरी नज़र आती है, जो सवाल खड़े किए जाते हैं, कई बहुजन समाज के बुद्धिजीवी जो है, वो अनेकों राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफ़ेसर आपने देखा, लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रोफ़ेसर देखा। नाम सभी लोग बखूबी जानते हैं, प्रोफ़ेसर रतनलाल है, प्रोफ़ेसर रविकांत है। क्या कहेंगे इनके प्रवेश पर? देखिए भाई, ख़ैर आपकी बात सही है कि भाई वो प्रोफ़ेसर उनके नाम के आगे लगा हुआ है। जी। तो पहले तो हम ये बात जानेंगे कि प्रोफ़ेसर जो वो बने हैं, चाहे वो प्रोफ़ेसर बन जाए, चाहे वो इंजीनियर बन जाए, चाहे वो डॉक्टर बन जाए, वो एक कौन-सी व्यवस्था से जाकर के वो ये समाज में स्टेटस पाया है। तो आप देखिए, मैं भी कह रहा हूँ कि जब मैंने अपनी पढ़ाई की, तो मैंने जब पढ़ाई करते हुए मैं ग्रेजुएशन में पहुँचा, तो ग्रेजुएशन के बाद आज मैं एलएलबी भी कर रहा हूँ। तो यहाँ तक इस पूरे स्टडी में एक बाबा साहेब और ज्योतिबा फुले के बारे में अगर 2% भी 1% भी हमें कुछ मिल जाए, तो फिर हम वो डिग्री हासिल करने के बाद हम इस मिशन मोमेंट को कैसे समझ पाएँगे? है कि नहीं? तो जब हम उस विचार अब अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, या अगर हम उस व्यवस्था के लीडरशिप में रह करके पढ़ेंगे, तो उनके हिसाब से हमें उनको उनका करैक्टर समझ में आएगा। मान लीजिए अब मेरे लगाम तो है कांग्रेस पार्टी के हाथ में, और लगाम उन्होंने खींची हुई है, तो मैं बाबा साहेब का जो दुनिया को बताऊंगा ना, तो बाबा साहेब को वैसा बताऊंगा जैसा कांग्रेस बाबा साहेब के बारे में समझती है। आप समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन जब मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, अगर मैं अपने महापुरुषों के ही आंदोलन को पढ़ूंगा, सारे महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ूंगा, तो मैं बाबा साहेब का दुनिया को जो बाबा साहेब की इमेज दिखाऊंगा, वो वैसी दिखाऊंगा जैसी उनकी एक्चुअल में है। तो चाहे वो पढ़ लिख करके कितना ही स्टेटस हासिल कर ले, अगर उन्हें हमारे महापुरुषों के बारे में जानकारी नहीं है, तो इस मिशन मोमेंट को, वो बाबा साहेब की विचारधारा को, बाबा साहेब के आंदोलन को, उस सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले ये पढ़े लिखे लोग हैं। आप बसपा की बात कर रहे हैं, लेकिन बसपा का भी जो वर्तमान स्थिति है, पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश में एक विधायक है, पूरे देश में एक सांसद है, और बसपा भी फिलहाल में भले ही राष्ट्रीय पार्टी हो, लेकिन स्थिति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। उसके बावजूद बसपा हुक्मरान बनने की बात करती है। ये जो आपने बात कही हुक्मरान बनने की जो बात है, वो करती नहीं है, वो करके दिखाया है। अभी हम आज ये बात कह रहे हैं कि हम बनने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 4-4 बार हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो वो तो अगर कहा है तो करके दिखाया है ना, तो वो कैसे बने भाई? आप कांग्रेस के गोद में जाकर के बैठ करके थोड़ी बनेंगे, या बीजेपी के गोद में जाकर के, या कम्युनिस्ट पार्टियों के गोद में जाकर के बैठ करके हम हुक्मरान थोड़ी बनेंगे। हुक्मरान कौन बनेगा? लेकिन गठबंधन तो भी किया था बीजेपी से। देखिए, गठबंधन हमने किया या उन्होंने हमसे किया? पहले तो ये सवाल है ना, ये सवाल बहुत सारे लोग इसको समझते हैं गलत तरीके से। इसको आप सही तरीके से समझना है तो बीजेपी के साथ मिल गई थी बीएसपी, ऐसा कहा। ऐसा कहा था कि हमने उनके साथ में समझौता किया, हिंदूवादी पार्टियों के साथ में, या फिर इस तरह के मतलब प्रोपेगेंडा चला जाता है। लेकिन आप इसको समझिए, हमने 3 बार सरकार चलाई, हमने बीजेपी के साथ 3 बार गठबंधन किया। अब आप बताइए कि समझौता हमने किया या उन्होंने हमसे किया? समझौता मालिक के साथ में होता है, या जो उसको सपोर्ट करने वाला है उसके साथ होता है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, तो मालिक कौन था? हम राजा कौन बना? तो जब राजा हम बने, तो गठबंधन हमने उनसे नहीं किया, उन्होंने हमसे किया। एक बात। अब अगर हमारा हित अगर सही हो रहा हो, हम अपना हित साध पा रहे हैं, अगर हम किसी की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम उसका इस्तेमाल कर लें, तो इसमें क्या खराबी है? अगर हमने बीजेपी के साथ में गठबंधन किया, तो आप बताइए ऐसा कोई भी काम कि जो हमने ये अपने बहुजन समाज के हित में काम नहीं किया हो, या बहुजन समाज का अहित हो गया हो, है कि नहीं? पहली बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, और जिनके साथ गठबंधन किया उन्हीं का ही एक वोट से हमने सरकार गिराई। तो गठबंधन किस तरह का था? गठबंधन इस तरह का था कि भाई हमें अपना मकसद साधना है। अपना मकसद साधने के लिए अगर आप हमारे साथ में अम्बेडकरवाद को इस देश में लाना चाहते हैं, तो आइए भाई, इसमें क्या खराबी है?
अगर कोई वो आदमी जो अंबेडकर विचारधारा को मानता नहीं है, वो अपनी मनुवादी व्यवस्था को मानता हो, लेकिन अगर वो अंबेडकरवाद को इस देश में स्थापित करने के लिए हमारा साथ दे रहा हो, तो हमें उसका साथ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? है नहीं ये बात? तो इसमें आप जो इस बात को बहुजन समाज पार्टी की इमेज खराब करने के लिए इस बात का इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर अंबेडकरवाद को इस देश में स्थापित करने के लिए कोई मनुवादी अगर हमारा साथ देता है, तो उसको हमें अपने साथ लेने में कोई खराबी नहीं है। बाबा साहब 2 बार राज्यसभा सांसद बने, संविधान सभा में उनको भेजा गया। ये सभी के पीछे की देन कांग्रेस की है। ये भी बात इस वक्त सबसे ज़्यादा चल रही है। कितनी सच्चाई मानते हैं इसके पीछे? देखिए, मैंने तो सुना है कि भाई आपने जिसका भी नाम लिया कि उन्होंने ये बात कही है, तो मैंने देखा यार कि यार ये पढ़ा लिखा आदमी इतना बाबा साहब के बारे में बताता है कि भाई बाबा साहब की वो राइट्स देखो, बाबा साहब की वो स्पीच देखो, सब बातें बोलता है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने देखा यार बाबा साहब के बारे में जो सच्चाई है, वो ये बात जानते हुए भी नहीं कह रहा है। बाबा साहब के बारे में जो सच्चाई है, ये जानते भी नहीं कहते, इसके पीछे का कारण क्या है? तो मैंने पूछा किसी से, तो कोई आदमी कह रहा था कि भाई उसकी जो बीवी है, तो मुझे तब बात सारी समझ में आ गई कि भाई इसकी लगाम इसकी बीवी के हाथ में है और बीवी इसको कंट्रोल करती है, जो कि ये कांग्रेस के अगेंस्ट में नहीं जा सकता। तो इसीलिए कांग्रेस बाबा साहब का इस्तेमाल करके आज देश में अपना राज स्थापित करना चाहती है। कांग्रेस, अब आप देखिए कांग्रेस की जो विचारधारा है वो क्या है? गांधीवादी विचारधारा है, और गांधीवादी विचारधारा एकदम बाबा साहब के अगेंस्ट विचारधारा है। तो आज ऐसा क्या है कि जो राहुल गांधी है वो गांधीवादी विचारधारा का ना प्रचार करके बाबा साहब का अंबेडकरवाद का प्रचार कर रहा है? या आप इसको ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए आपने कहा कि भाई वो बहुजन हित को साधना चाहता है कांग्रेस में जाकर के, आप बताइए अगर SC ST OBC माइनॉरिटी का अगर कहीं कोई डिसीजन लेना हो, उनके हित के डिसीजन लेना हो, तो किन विचारधारा को ध्यान में रख करके वो उसका डिसीजन लेंगे? अंबेडकरवाद को ध्यान में रख करके उनका डिसीजन लेंगे, या गांधीवाद को ध्यान में रख करके डिसीजन लेंगे? ये सोचने की बात है। तो फिर ये हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग ये बात कहता है कि हम कांग्रेस में जाकर के दलितों का हित कर देंगे या बहुजनों का हित कर देंगे, तो ये कैसे संभव हो सकता है? कांग्रेस ने तो कभी बाबा साहब का और इस विचारधारा का, महापुरुषों का कभी हित या बहुजन समाज का हित कभी नहीं सोचा। जब बाबा साहब हमें अंग्रेजों से डबल वोटिंग का राइट दिला दिए थे, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो बाबा साहब ने अंग्रेजों से हमें डबल वोटिंग का राइट दिलाया था। तो गांधी को ये बात पता चली कि भाई दलितों को वहां हित मिल रहा है, तो पहले गांधी जी ने इसका जाना सही नहीं समझा, लेकिन जब उसको ये पता चल गया कि बाबा साहब को वो वहां पर राइट मिल चुका है, तो भागे हुए यहाँ से गए। जब वहां पर गए तो उन्होंने सबसे ज्यादा विरोध जो किया, और किसी का विरोध नहीं किया, ओनली बाबा साहब के इस दलितों का जो राइट मिला हुआ उसका विरोध किया। लेकिन बाबा साहब उस बात को वहां प्रूफ कर पाए कि उसकी जरूरत है, और बाबा साहब ने वो हमें राइट दिला दिया। उसके बाद ये यहाँ पर आया, गांधी जी यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर उसको अनशन किया, भूख हड़ताल की, और मजबूरन में, और पूरा देश गांधी के साथ खड़ा था, क्योंकि हमारे लोगों को समझ नहीं थी। हम लोगों को तो कोई आकर के ये पूछता ना कि भाई तुम्हें वोट का राइट चाहिए, तो उनको मतलब ही नहीं है, उन्हें जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने कहा हम क्या करेंगे भाई, वोट का हमारा तो इनसे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन बाबा साहब ने वो वोट का राइट दिलाया, तो हमारे लोगों को तो समझ ही नहीं थी कि बाबा साहब जो ये डबल वोट का राइट हमें दिला करके लाए हैं, इसकी क्या कीमत है। तो बाबा साहब के साथ कोई नहीं था, लेकिन पूरा देश गांधी के साथ में था, क्योंकि गांधी उस विचारधारा का था जिस विचारधारा से हमारे लोगों को अलग किया हुआ, और हमारे लोग उस विचारधारा में क्या इन्वॉल्व होना चाह रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई अनशन किया, भूख हड़ताल की, मरने की हालत में, और बाबा साहब को मजबूरन में उसको क्या उस पे सिग्नेचर करना पड़ा, वो उस जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये सबसे बड़ा जो दलित समाज का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जो सबसे बड़ा अहित हुआ है, उस पूना पैक्ट से हुआ। तो गांधी और कांग्रेस जिसने इतना बड़ा नुकसान कर दिया हो, और उसी समाज के लोग ये आज समझते हैं कि भाई हम उसमें कांग्रेस में जाकर के हम दलितों का हित या बहुजनों का हित कर लेंगे।
दूसरी बात, ये एक नुकसान बताया है। मैं आपको तमाम ऐसे काम है जो इसने कांग्रेस और गांधी जी ने जो हमारे बहुजनों के नुकसान के लिए किए हैं। मैं आपको 2-4 ही गिना देता हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तभी पूना पैक्ट में हुआ था कि भाई ठीक है, आप जनरल इलेक्शन चाहते हैं, तो बाबा साहब ने कहा कि भाई 2 इलेक्शन होंगे, एक प्राइमरी होगा, उसके बाद दूसरा होगा। तो प्राइमरी में हमारे 10 कैंडिडेट किसके, एससी समाज से होंगे। तो जो 10 कैंडिडेट होंगे, उस 10 कैंडिडेट को पहले सब वोट ओनली दलित लोग वोट करेंगे, और उसमें से जो 4 निकल कर आएंगे, तो बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी है, वो उन 4 लोगों को ही टिकट दे सकती है। तो उन 4 लोगों में फाइट होगी। तो क्या होता है कि भाई अगर 4 दलितों की पसंद के लोग गए हैं, तो उनमें से कोई ना कोई कैंडिडेट जीत करके आता, लेकिन कांग्रेस ने उसको भी क्या किया, खत्म कर दिया। उसके बाद जब उसको खत्म कर दिया, तो आज क्या होता है कि जो किसी का भी काम करने वाला एक आदमी है, जिसको आज तक कभी किसी चीज की समझ ही नहीं है, उसको भी क्या टिकट दे दिया जाता है, और टिकट देख करके उसको चुनाव जिता दिया जाता है। लेकिन जो बस्ता होता है, बस्ता कहते हैं हमारे गांव में कि भाई ये प्रधानी का बस्ता आता है ना, तो कहते हैं बस्ता उसके घर होता है जिसका वो कैंडिडेट होता है, नाम उसका होता है, चेहरा उसका होता है, और बाबा साहब ने अपने उसको राइट्स में लिखा हुआ है कि भाई वो नाम मात्र का कैंडिडेट होगा, उसका चेहरा होगा, उसका नाम होगा, लेकिन जो उसका जो बस्ता है, वो बस्ता उस आदमी का होगा जिस आदमी ने उसको चुनाव में खड़ा किया। तो ये दूसरा नुकसान हुआ। तीसरा नुकसान, जब विधान सभा में जब कैंडिडेट जाने की बात आई थी, तो बाबा साहब जब जिस एरिया से इलेक्शन जीत करके आए थे, वो एरिया कांग्रेस ने जानबूझ करके किसको दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया, पार्टीशन के तहत। वो पाकिस्तान को दे दिया, जिससे कि बाबा साहब संविधान सभा में ना जा पाए। तो संविधान सभा में जाने से किसने रोका, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब कांग्रेस में। फिर अंग्रेजों तक ये बात गई, तो अंग्रेजों ने कांग्रेस से बोला कि जब तक ये बाबा साहब संविधान में नहीं आएंगे, हम तुम्हारे बनाए हुए संविधान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तीसरा नुकसान ये दिया। चौथा, फिर नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बन गए थे, तो बाबा साहब ने कहा कि भाई सेपरेट सेटलमेंट चाहिए। सेपरेट सेटलमेंट से हमारे लोगों को जमीन मिलने वाली थी, लेकिन बाबा साहब की ये बात भी नेहरू ने नहीं मानी, और हमारा सेपरेट जो हमें जमीन मिलने थी, जो सेपरेट सेटलमेंट की बात कही थी, वो भी कांग्रेस ने हमारा नुकसान किया। तो अब आप देखिए कितनी बातें ऐसी हैं जो कांग्रेस आज तक हमारा नुकसान करती आई है, और जो कांग्रेस आज ये राहुल गांधी जो संविधान को लेकर के रास्ते पर घूम रहे हैं, रास्ते पर ये अकेले घूम रहे हैं, इसके पीछे की जो जनता है वो कौन है? आप सोचिए कि जो जनता इनके पीछे दौड़ रही है, जो जनता इनके साथ में जा रही है, वो कौन लोग हैं? वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि संविधान में ऐसी कौन सी चीज है जिसको सबसे ज्यादा जिसकी सबसे ज्यादा हमको जरूरत है? तो संविधान में अगर कोई चीज बचाने की है, वो है फंडामेंटल राइट्स और हमारा वोट का राइट। लेकिन वोट चोरी तो अभी भी जिसको लेकर राहुल गांधी फिर आवाज उठा रहे हैं, वोट चोरी हो रही है पूरे देश में। तो वोट चोरी हो रही है, तो भाई ये वोट चोरी का जो इंतजाम किया, वो किसने किया? वोट चोरी का इंतजाम किसने किया था? वोट चोरी का इंतजाम तो इसने कांग्रेस ने किया ना। जो ईवीएम मशीन को इस देश में लाने वाला कौन है? वो कांग्रेस ही तो है। जिस देश ने ईवीएम को बनाया, जिस देश ने ईवीएम पर विश्वास नहीं किया, जो बनाने वाला आदमी है, वो आदमी उस पर विश्वास नहीं कर रहा है कि भाई ये मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, तो तुम ये कैसे, अगर तुम इसको देश में ला रहे हो, तो इसके पीछे का एजेंडा ये नहीं है कि भाई फेयर इलेक्शन हम कराएंगे। आप समझ रहे हो कि नहीं? भाई जो बनाने वाला आदमी कह रहा है कि भाई ये विश्वास के लायक नहीं है, मैं अपने देश में इसको नहीं मैं इसको लागू कराऊंगा, लेकिन तुम उसको लेकर आ रहे हो, तो तुम्हारा उसको हमारे देश में लाने के पीछे का मंशा कुछ और है। आपको ये पता है कि राजनीति अगर दूर हाथ से जाएगी, तो कहीं ना कहीं हम इसमें सेटलमेंट करके ये राजनीति का अपने कंट्रोल में करेंगे। हाँ, अब आप नहीं कर पा रहे हैं, वो बीजेपी ने कर लिया है, तो आप नहीं कर पा रहे, तो आपको अब दुख हो रहा है कि भाई ये बीजेपी कर रही है इसका इस्तेमाल, तो अब आप उसके लिए आंदोलन की बात कर रहे हो। तो अभी हम तमाम जो चीज़ें बातचीत कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की चुनाव है 2027 में, बसपा का जो संगठन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती से देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा हलचल भी पार्टी में चल रही है। क्या कहना चाहेंगे अभी विधानसभा चुनाव को लेकर, और तमाम हमारे व्यूअर्स को अब तक हमारी जो बातचीत हुई उस देखिए, जो मैं जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जो इस बहुजन समाज से
ताल्लुक रखते हैं, वो हमारे देश की एक बहुत विराट जनसंख्या है। तो मैं समझता हूँ कि भाई आपको पहले अपने बाप-दादाओं को पढ़ना चाहिए। जितना जब आप बाप-दादाओं को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई हम इस देश के हुक्मरान हैं और हम पहले भी थे। आज भी बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उनके विचार और उनके रास्ते को अपनाना पड़ेगा। अब उनका विचार और रास्ता क्या है? तो जब आप ये बात महसूस करेंगे कि भाई हम इतनी सारी जनसंख्या होने के बावजूद भी, इतनी ज़्यादा लोग होने के बावजूद भी, हम कुछ लोगों के कंट्रोल में हैं। इस देश पर जो एक बात मैं बताना भूल गया था, इस देश पर जब अंग्रेज़ों से आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो भाई जो ये कांग्रेस पार्टी है, तो ये कौन-सा आज़ादी का आंदोलन चला रही थी? इन्होंने तो पहले डिमांड की थी कि भाई हमें नौकरी मिल जाए। हमें पहले वो भागीदारी की बात कर रहे थे। तो जब ये भागीदारी नौकरी चाह रहे थे, उसके बाद जब आज़ादी के लिए आंदोलन चलाना, आज़ादी मिल गई, तो किसकी आज़ादी का इन्होंने आंदोलन चलाया था और किसको आज़ादी मिली? आप देखिए, नेहरू जी तो प्रधानमंत्री बन गए, वो तो अकेले आदमी थे जो प्रधानमंत्री बनने थे। लेकिन जो बाकी के उसके समाज के लोग हैं, उन लोगों को क्या मिला? तो इसीलिए उनको मिलना चाहिए, उनको दिलाने के लिए नेहरू ने ये सारा जितना भी प्रोग्राम है, जिसको ये बोलते हैं इतनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई, इतनी एम्स बनाया, इतनी आईआईटीज़ बनाई, ये डिपार्टमेंट बनाया, वो डिपार्टमेंट बनाया, ये किसके लिए है? ये ओनली अपने समाज के लिए बनाया। कैसे? अपने लोगों को बनाया। क्यों बनाया? क्यों? आप उठा के देख लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट उठा लीजिए। आप कोई यूनिवर्सिटीज़ उठा लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर आपको एससी, एसटी, ओबीसी से नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को देख लीजिए, वहाँ पर आप जाकर के एक आपको पता ही है कि भाई ओबीसी और एससी, एसटी का कितना वहाँ पर भागीदारी है। आप एमसीडी उठा लीजिए, आप देखिए कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो एमसीडी के अंदर क्या काम करते हैं। एमसीडी का जो सबसे टॉप मोस्ट जो अधिकारी होगा, वो कौन से समाज से होगा भाई? आप जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधन का जितना भी बँटवारा हुआ है, उनके ऊपर जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल है, वो किन लोगों का है? तो हमारा जो समाज, जो बहुजन समाज है, वो जो आज़ादी से पहले करता आया था, आज भी वही कर रहा है। जो ये बोलते हैं ना कि भाई 2.5 लाख नौकरी दे दी थी 82, मैंने सुना था, वो कोई एक प्रोफेसर बोल रहा था कि भाई 25 लाख नौकरियाँ कांग्रेस ने दी। भाई 25 लाख नौकरी दी है, तो नौकरी तो ज़रूरत है, उनको सफाई कौन करेगा? है कि नहीं? अब देखिए, आप जा करके नाली साफ करने वाला आदमी कौन सा, कितने लोग ब्राह्मण हैं? ये तो बहन जी ने इस जो भर्ती थी उत्तर प्रदेश में, वो सबके लिए खोल दी कि चलो भाई अब काम ओनली वाल्मीकि नहीं करेगा, वो सारे लोग तमाम करेंगे। इस सब और पढ़ने का काम भी अकेला कोई ब्राह्मण नहीं करेगा, वो सारे लोग काम करेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई जो आज हमारे समाज के लोगों की जो भागीदारी इस देश में है, वो भागीदारी कहाँ पर है और भागीदारी कहाँ होनी चाहिए, ये हमारी लड़ाई है। ये इन महापुरुषों की लड़ाई है, ये इन महापुरुषों का आंदोलन है। तो अगर मैं युवाओं को ये बात बोलना चाहता हूँ कि भाई आपको इसके बारे में समझने की ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि भाई हमें इस मोमेंट को, इस विचारधारा को, इस आंदोलन को कैसे अपने कंधे पर लेकर के चलना है, क्योंकि किसी भी मोमेंट को चलाने के लिए जो उसमें रफ्तार दी जाती है, तो वो युवाओं का काम होता है। तो मैं युवाओं से यही उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोग सब इस मिशन मोमेंट से जुड़ें, उन लोगों के साथ जुड़ें जो लोग इसकी जानकारी रखते हैं, जो बाबा साहेब महापुरुष जितने भी हमारे हैं, उनके बारे में पढ़ें, उनको जानें, तो तब जा कर के हम इस जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है, इसको इस देश में फैला सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हमने की है। जो सवाल चल रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब हमने लेने की कोशिश की है। पूरी की चर्चा और बातचीत को लेकर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया है, हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।